नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जियोग्राफी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से जो है वो जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस नहीं हुआ है। तो अभी आपको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए एक अच्छा सा रिवीजन हो सके तो हर एक सेक्शन को, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बोलते हैं भिलाई स्टील प्लांट इज अ एंटरप्राइज। तो बोलते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है ये किस तरह का एक उद्यम है। देखो, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये स्टील प्लांट जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये पब्लिक सेक्टर में आता है। इसके अलावा भी जो है वो इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि ये भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ पर स्थित। तो आपने ध्यान रखना है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। आप हमेशा ही सुनते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको SAIL भी बोला जाता है। पहले तो क्वेश्चन बन जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1954 में जो था वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अच्छा, क्या इंडिया में और भी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है? तो इंडिया में और भी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है, जैसे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया। ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में जो है वो स्थित है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट हो गया। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में स्थित है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जिंदल के बहुत सारे स्टील प्लांट हैं इंडिया में। और जो अलग अलग नाम से हैं, नाम से जो है ना, जैसे कि ये भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, इस तरह के इंपॉर्टेंट है। एक आप रौर किला सुनते हैं। रौर किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? रौर किला जो है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है ये। और एक सलीम स्टील प्लांट है। सालेम स्टील प्लांट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इतने कर स्टील प्लांट बहुत हैं याद रखने के लिए, अगर याद रह जाएं, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बन जाता है एक ना एक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस। तो बोलते हैं अर्थ सरफेस जो है, हमारा पृथ्वी का जो सरफेस है, उसके द्वारा कितना सूर्य तपन का जो है वो प्रतिशत उसको प्राप्त होता है। तो इंसोलेशन की बात करें, जो पृथ्वी पर आकर पहुंचती है, पृथ्वी रिसीव करती है, वो 51% होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। पहले आपने ये ध्यान रखना है इंसोलेशन होता क्या है। इंसोलेशन का मतलब होता है जो सूर्य से रेडिएशंस आती हैं उसको इंसोलेशंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इंसोलेशन क्या है। तो इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम सन, ये आपने ध्यान रखना है, या फिर सोलर रेडिएशन को ही जो है वो इंसोलेशन कहते हैं। अच्छा, सन है हमारा, आपको पता है सनराइज होता है, सनसेट होता है। सूर्य की लाइट जो है वो कितना टाइम लगाती है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, ये भी पता होना चाहिए। तो सूर्य की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड जो है वो लगाती हैं पहुंचने के लिए पृथ्वी पर, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य की जो की जो किरणें होती हैं उनसे हमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से जो है हमें विटामिन डी मिलती है, तो वो तो पता होना चाहिए आपको। तो बस यहाँ से ये रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो बोलते हैं पृथ्वी जो है वो पृथ्वी सूर्य से जो है वो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी जो है वो किस तारीख को होती है। यानी कि सूर्य से पृथ्वी बहुत नज़दीक कौन से दिन होती है? तो वो होती है आपके जनवरी 3 को। जनवरी 3 को जो है वो सबसे नज़दीक होती है। अभी 22 दिसंबर था, तो सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डे जो है वो 22 दिसंबर होता है। लॉन्गेस्ट डे जो है वो 21 जून होता है, 21 जून होता है। 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे भी जो है वो मनाया जाता है। और ये जो 3 जनवरी का दिन है ये इंपॉर्टेंट है। पेरिहिलियंस भी इसको कहते हैं, क्योंकि सूर्य इस दिन जो है सूर्य से पृथ्वी जो है वो बहुत निकट होती है, बहुत नज़दीक होती है। और अगर हम दूरी की बात करें तो 4 जुलाई को जो है वो सबसे दूर होती है। तो सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर जो है वो 4 जुलाई को होती है। बाकी 21 जून हो गया, 22 दिसंबर हो गया, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द जेट स्ट्रीम्स इज फाउंड इन दी। तो जेट स्ट्रीम्स जो है वो कौन सी लेयर में पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर के? देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, आपको ये भी पता है। आपको पता है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कौन सी लेयर में पाई जाती हैं? वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले तो लेयर्स पूछी जाती हैं कई बार। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर उसके बाद आती है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर आती है, मेसोस्फियर के बाद
थर्मोस्फीयर आती है और थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर आती है। तो ये लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स आपने ध्यान रखनी है। अब किस लेयर में कौन सी चीज़ पाई जाती है वो क्वेश्चन बनता है। तो जितने भी मौसम से रिलेटेड जो है वो चेंजेस होते हैं, जैसे कि बारिश हो गया, बर्फ़ हो गया, ये कौन सी लेयर में होती हैं? ये सारी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। जेट स्ट्रीम्स आपकी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में एक तो आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। जो आपके एरोप्लेन उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान रख ली। उसके बाद आती है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बारे में इतना पूछा नहीं गया है। थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। बस यही पूछा गया है, खासकर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके बारे में पूछा गया है। तो वो चीज़ें आपने ज़रूर नोट कर लेनी है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है, अप्रॉक्सीमेटली कितनी मात्रा जो है यहाँ पर होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 20% के आसपास होती है। कई बार एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है। एग्जैक्टली ये होती है 20.946, या आप 21% कह लीजिए, 20% कह लीजिए, ये सब चलेगा यहाँ पर, परंतु फिर भी एग्जैक्टली 20.95 जो है वो होती है, 20.95% ये होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है? 78% जो है ये पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बाद आर्गोन होती है। आर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036 जो है वो पाई जाती है। उसके बाद अलग अलग गैसेज होती हैं, तो सारे के बारे में तो याद नहीं रखना, ये 4 अपर मोस्ट आपने याद रख लेनी है, जो टॉप मोस्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा एग्जाम में, या फिर इसमें या फिर किसी और में। बोलते हैं विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रेनफॉल के अलग अलग टाइप होते हैं, और ऐसी रेनफॉल जो बिजली के चमकने और थरथराहट के साथ आती है, उस रेनफॉल को जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात कर लें रेनफॉल की, तो रेनफॉल में कन्वेक्शनल रेनफॉल आ जाता है। इसमें क्या होता है? ये रेनफॉल जब भी आती है, लाइटनिंग साथ में आती है, थंडर यानी कि बादलों का आप कह लीजिए गड़गड़ाना, ये साथ में आता है, और ये उस रीजन में ज़्यादा होती है जो इक्वेटर के नज़दीक जो है वो होते हैं। और कौन से टाइम में ज़्यादा होती है? ये शाम का टाइम जो होता है उस टाइम ज़्यादा होती है। क्यों होती है शाम के टाइम ज़्यादा? क्योंकि उस टाइम तक जो है वो कांस्टेंट हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी भी जो है वो हाई जो हो जाती है, और इस तरह की रेनफॉल अक्सर देखने को मिलती है। उसी तरह ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें, ये रेनफॉल तब होती है जब हवा जो है ये पहाड़ी और पर्वत, पहाड़ी कह लीजिए आप, पहाड़ी के साथ जो है वो ऊपर की ओर उठती है। तो इस तरह की रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है, और इंडिया में मोस्टली यही रेनफॉल जो है देखने को मिलती है। कौन सी? कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल मोस्टली देखने को मिलती है। और ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको पता चल गया कि किस तरह से होती है, किस तरह से ये उठती है हवा के साथ ऊपर की तरफ और बारिश हो जाती है। और भी है, साइक्लोनिक रेनफॉल है। ये जो फ्रंटल रेनफॉल है इसको ही साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। ये रेनफॉल कैसे होती है? जब दो अलग अलग बॉडीज जिनका अलग अलग टेम्परेचर है वो आपस में टकरा जाती हैं ना, फिर एक रेनफॉल होती है, और ये वही रेनफॉल जो है वो होती है। ये ध्यान रखना है आपने कि ये किस तरह की रेनफॉल जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ओशियनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक आर नोन एज। तो बोलते हैं भूकंप के कारण समुद्री ज्वारीय तरंगे कहलाती हैं। तो भूकंप के कारण जो समुद्री ज्वारीय तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जो है वो सुनामी कहा जाता है। सुनामी उनको कहा जाता है, ये भूकंप के कारण मोस्टली होती हैं। इसको देखो, अगर हम इन अलग अलग तरह से बात करें कि इनको किस तरह से जाना जाता है, तो साइक्लोन्स हो दिया गया है ऑप्शन में, टॉर्नेडो दिया गया है, यहाँ पर हरिकेन्स दिया गया है, सीजीज दिया गया है। तो सुनामी जो है ना, सुनामी अक्सर अपने जापान साइड ज़्यादा देखने को आपने सुनी होगी, जापान में सुनामी बहुत बाहर आती है, तो अर्थक्वेक के कारण ये ज़्यादा आती है। टॉर्नेडो की बात करें तो टॉर्नेडो जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो कोस्टल यूएस के कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। हरिकेन्स क्या होते हैं? हरिकेन्स जो है ये कैरिबियन आइलैंड में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहा जाता है। और अपने इंडियन ओशियन में क्या कहा जाता है? इंडियन ओशियन में साइक्लोन के नाम से इनको जानते हैं। और टाइफून कहाँ पर कहते हैं इनको? टाइफून जो है वो चाइना सी में इनको टाइफून कह देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता ही है, विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो गई। आगे बोलते हैं विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना, तो बोलते हैं अर्जेंटीना के साथ इनमें से कौन सी वनस्पति जो है वो जुड़ी हुई है, संबंधित है। तो अर्जेंटीना के साथ पैम्पास जो है वो ये वनस्पति जो है वो जुड़ी हुई है। एक्चुअली में ग्रासलैंड जब आपसे पूछा जाता है ना, ग्रासलैंड्स में आता है पैम्पास ग्रासलैंड, और ये जो पैम्पास ग्रासलैंड है ना, ये अर्जेंटीना रीजन में देखने को मिलता है। अभी अर्जेंटीना ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है, ये आपने ध्यान रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जो है वो अभी जीता है। और आपने दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अर्जेंटीना में महंगाई का इशू भी बहुत बढ़ गया है। पिछले साल के साथ अगर अब इस साल कंपेयर करें तो अर्जेंटीना में महंगाई लगभग 50% हो गई है। बहुत सारे रीज़न हैं, खैर वो बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर प्रेरीज दिया गया है। प्रेरीज जो है ये कहाँ पर होते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में वेजिटेशन होती है, या फिर नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को प्रेरीज कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है कि डाउन कहाँ के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, तो डाउन ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। पुस्ताज कहाँ के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, पुस्ताज हंगरी के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है। वेल्ड कहाँ के ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, वेल्ड साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स को जो है वो कहा जाता है। तो ये ग्रासलैंड्स ज़रूर ध्यान रखना, ये ग्रासलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ नॉट स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो इनमें से स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी नहीं है। पहले तो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में अगर पता होगा तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, परंतु इस ऑप्शंस को देखकर आप बेल्जियम सही आंसर कर देंगे। बेल्जियम इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं, इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो बेल्जियम जो है वो मुख्य रूप से इसमें नहीं आती। अगर हम बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें और डेनमार्क, नॉर्वे के बारे में जानना चाहें, तो सबसे पहले बेल्जियम की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ब्रुसेल्स जो है इसकी कैपिटल है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है और यूरोपियन कंट्री है तो यूरो इसकी करेंसी है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन जो है इसकी कैपिटल है, और डेनिस क्रोने जो है वो इसकी करेंसी है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है, नॉर्वे की कैपिटल जो है वो ओस्लो है। ओस्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ओस्ले, और ये भी नॉर्वियन जो क्रोन है, नॉर्वियन क्रोन जो है इसकी करेंसी है। अगर हम स्वीडन की भी बात कर लें साथ में तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और क्रोना इसकी कैपिटल है। अच्छा, ये इसकी कैपिटल्स हो गई, करेंसी हो गई इन 4 कंट्रीज़ की, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है आपके लिए। पिछले कल हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे, करंट अफेयर्स इवनिंग में मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ सितंबर महीने के। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कजाकिस्तान की नई कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की नई कैपिटल कमेंट करके बता दीजिए। ये हमने कल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द डेंसेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे घना प्लेनेट, सबसे डेंसेस्ट, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो ऐसा प्लेनेट जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो प्लेनेट अपना ऑप्शन ए अर्थ है। अर्थ जो है वो ऐसा प्लेनेट है जिसकी घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बन जाते हैं। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि प्लेनेट ऐसा बताना है जो कि सबसे नज़दीक है सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट हमारा कौन सा है, वो है मरकरी प्लेनेट। सूर्य से सबसे दूर का जो प्लेनेट है वो कौन सा है, सबसे दूरी पर जो स्थित है उस प्लेनेट का नाम है नेपच्यून। तो नेपच्यून का नाम आपने ध्यान रखना है। ऐसा प्लेनेट जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो वीनस को इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के बारे में भी जाना जाता है, इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो मरकरी प्लेनेट है। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो जुपिटर है सोलर सिस्टम में। ठीक है, ये प्लेनेट्स के बारे में आपने पढ़ लिया। जुपिटर का तो शायद डाटा भी चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो इसको आप देख लेना एक बार, परंतु अक्सर जुपिटर ही किताबों पर अभी तक लिखा हुआ जो है हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 158 क्वेश्चन 158 में पूछा गया है GMT इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ विच कंट्री। तो GMT बोलते हैं किस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है। तो GMT जो है वो किस कंट्री का है, ये पहले तो आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए।
फुल फॉर्म है इसकी ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसकी फुल फॉर्म है, और ये यूके का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यूके का जो है ये स्टैंडर्ड टाइम है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो IST है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है विद, अगर हम GMT के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 आवर 30 मिनट जो है वो आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। कितना? 5 आवर 30 मिनट। ये ध्यान रखना है, ये 5 आवर 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो 3 क्वेश्चन बने, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और दूसरा GMT ग्रीनविच मीन टाइम यूके का है, ये इंडिया का है, 5 आवर 30 मिनट जो है ये आगे चलता है, ये भी पता होना चाहिए। 159 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्टॉर्मी 60s आर द। तो रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्टॉर्मी 60s क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं वेस्टर्लीज से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पंचवां पवने आप कह सकते हैं। ये रोरिंग 40s कई बार इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है कि रोरिंग 40s क्या है, तो ये वेस्टर्लीज है। और फ्यूरियस 50s और स्टॉर्मी 60s भी आप ध्यान रखना कि ये वेस्टर्लाइज ही हैं। और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, इतना ही ध्यान रखिए। 160 देखिए, बोलते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ निकारागुआ इज़। तो निकारागुआ की कैपिटल सिटी यहाँ पर पूछी गई है। अगर आप निकारागुआ की कैपिटल सिटी के बारे में बात करेंगे तो मानागुआ जो है वो निकारागुआ की कैपिटल सिटी है। अब देखो, यहाँ पर कभी सोचा था आपने कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे? निकारागुआ कौन सी कंट्री हुई? हमने रेयरली ये कंट्रीज पढ़ी भी होती हैं तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से, क्योंकि संभावना होती है कि क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी जो है वो है कोर्डोबा जो है यहाँ की करेंसी है। ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो इसमें क्यूबा भी आ जाता है। क्यूबा की कैपिटल कहाँ पर है? हवाना क्यूबा की जो है वो कैपिटल है। रोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? रोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस जो है वो रोस्टा रिका की कैपिटल है। यहाँ पर काराकस दिया गया है। काराकस कहाँ की कैपिटल है? ये वेनेजुएला की कैपिटल है। तो वेनेजुएला की कैपिटल अगर पूछी जाए तो काराकस जो है यहाँ की कैपिटल है। साउथ अमेरिकन कंट्री है ये एक। और यहाँ पर ब्यूनोस एरिस दिया गया है। ब्यूनोस एरिस कहाँ की कैपिटल है? ये अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरिस, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पर है? ये पूछा गया था किसी एग्जाम में लास्ट टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कमेंट करके आप ही बता दीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा काम बच जाता है। बाकी आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला इंग्लिश का क्वेश्चन है 165। बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास दिया गया है। इसमें पूछा गया है केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। तो केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग को कस्टोडियन बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। कस्टोडियन जो है वो केयर टेकर बोला जाता है पब्लिक बिल्डिंग के का जो होता है उसको। अच्छा, आगे पूछा गया है 166 में दे हैव डैश अप दी डेफिसिट। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक करना है। दे हैव यहाँ पर होगा मेड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दे हैव मेड अप दी डेफिसिट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। आगे है 166 क्वेश्चन। 166 के बाद 177 है। बोलते हैं विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्यालय में कौन सा समास होगा? विद्यालय में आपका तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। तत्पुरुष समास विद्यालय में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो छोटा में भाववाचक संज्ञा जो है वो छोटापन होगी। ऑप्शन सी जो है वो छोटापन सही आंसर हो जाएगा। आगे जनक का पर्यायवाची पूछा गया है। तो जनक आपको पता है, वैसे तो आपको पता होगा किसको कहते हैं, परंतु पर्यायवाची ऐसे दिए गए हैं कि आपको आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा। जनक का पर्यायवाची विदेह हो जाएगा। विदेह ऑप्शन ए सही आंसर। जनक के और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? तो जनक आपको पता है पिता को कहते हैं, पिता परम इसको कह सकते हैं, तात इसको कह सकते हैं। पिता परम तात विदेह ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये ध्यान हो गया। यहाँ से अगला है लाचार। लाचार में बोलते हैं उपसर्ग आपको बताना है। तो लाचार में उपसर्ग है ला उपसर्ग जो है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। लाचार में जो है वो ला उपसर्ग आ गया। और पिछले कल हमने जो करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कस की थी, उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है ना तो देख लेना, वहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, वैकेंसीज़ हैं, सारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31।
जैसे ही आप @allexam31 करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।